एक कानून पास हुआ था कि अब कोई एंट्री आईएईए को ईरान में नहीं मिलेगी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने इस एजेंसी को एक बार फिर से एक्सेस दे दिया है अपने देश में कि वो आएं और एक बार फिर से सब कुछ चेक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं संदीप और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी इमरान खान और हम हाजिर हुए हैं दरअसल ये चर्चा करने के लिए ख़ास तौर पे क्योंकि एक खबर इमरान हमको कल शाम से जब से ये खबर आई कि दरअसल ईरान ने अपने यहाँ उस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यानी कि आईएईए को एक बार फिर से एंट्री दे दी है ताकि वो उनके परमाणु जो संयंत्र हैं, जो परमाणु ठिकाने हैं, उनको जाके चेक कर सके। ये खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि आपको याद होगा 12 दिन का वो युद्ध, जब ईरान ने साफ तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि दरअसल यही वो एजेंसी थी जिसने उसके तमाम जो परमाणु वैज्ञानिक, उसके जो तमाम जो टॉप अफसर्स हैं, उन सब की सूचना इजराइल को दी, जिसके बाद उन्होंने एक तरह से टारगेट करके उन सभी को मारा, उनको शहीद किया। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने इस एजेंसी को एक बार फिर से एक्सेस दे दिया है अपने देश में कि वो आएं और एक बार फिर से सब कुछ चेक करें। आपको यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है, इसके पहले कि मैं इमरान के पास जाऊं और इसके डिटेल्स हम समझें, ये बताना ज़रूरी है कि दरअसल ईरान की संसद में बाकायदा एक कानून पास हुआ था कि अब कोई एंट्री आईएईए को ईरान में नहीं मिलेगी और उसके जो रूल्स हैं, उसके जो नियम हैं, उनको मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर अचानक क्या बदल गया, अचानक ऐसा क्या हुआ, समझेंगे इमरान से। इमरान, ओवर टू यू। ये बिल्कुल सच है संदीप जी कि आईएईए से सारे रिश्ते ईरान ने तोड़ दिया था, खत्म कर दिया था, मुनक़ता कर दिया था। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो हालात हैं, उसके लिए मैं ये कहूँगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने दर्शकों को भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। ईरान ये सोच रहा है, ये महसूस कर रहा है कि जो नुकसान हुआ है, अगर अमेरिकी हमलों से उसका नुकसान हुआ है इस वक्त जो 12 दिनों की जंग के दौरान हुआ है, जिसका दावा अमेरिका करता है, अगर वैसा हुआ है, उसके 3 परमाणु ठिकाने नेस्तनाबूद हुए हैं या उन पे भारी नुकसान हुआ है, तो दुनिया उसे देखे। दरअसल संदीप जी, ईरान में जो सत्ता पक्ष है, उसमें भी अभी एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है, वर्ग है, जो ये चाहता है कि बातचीत या मुज़ाकरात बंद नहीं होने चाहिए। जनता और जो लीडरशिप है वहाँ पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनमें एक बहुत बड़ा तबका जो चाहता है कि बिल्कुल सब खत्म होना चाहिए, जंग हो, आर पार हो। लेकिन जो वहाँ रहबर कहलाते हैं इमाम खामनेई, सैयद आयतुल्लाह खामनेई, वो और उनकी जो सलाहकार हैं, जो वहाँ की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सारी ताकत रखती है, पार्लियामेंट से भी ज़्यादा ताकत, उसमें जो बहुत से लोग, जिनकी अक्सरियत ज़्यादा है इस वक्त, वो ये महसूस करते हैं कि नहीं, बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। ईरान एक देश है, एक संप्रभु राष्ट्र है और उसकी बात दुनिया तक जाए। कहीं दुनिया में ये पैगाम या ये संदेश ना चला जाए कि ईरान सिर्फ जंग के मोड में रहता है या जिद में रहता है। तो मुझे लगता है कि एक मौका और ईरान ने देने की कोशिश की है, पब्लिक के दबाव के बावजूद, पब्लिक प्रेशर के बावजूद, इतने आईएईए के विरोध के बावजूद। और आपको वो भी बताऊंगा कि क्यों इतना चिढ़ता है, क्यों इतना नफरत करता है आईएईए से ईरान। बिल्कुल। तो कहीं आप जो बता रहे हैं उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जैसा हम लोग कहते भी हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक ये अनकहा एक नियम होता है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा कभी बंद नहीं करने चाहिए। एक दरवाजा नहीं तो कम से कम खिड़की खुली रहे, या इससे हम एक पोस्चरिंग भी कह सकते हैं ईरान की तरफ से कि अपनी जो युद्ध की तैयारियां हैं, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले दिनों जिस तरह के बयान खामनेई जी की तरफ से आ रहे थे, या फिर वहाँ के जो IRGC के जो तमाम अधिकारी हैं वो जो बातें कह रहे थे, वो जितने अग्रेसिव थे, और दूसरी तरफ ये जो स्टेप लिया है ईरान ने, तो हमें ऐसा लग रहा है कि या तो ईरान दोनों चीज़ें साथ साथ चलाना चाह रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि एक तरफ युद्ध की तैयारियां भी चलती रहें और एक खिड़की डिप्लोमेसी की भी खुली रहे, ताकि ये दिखाने को हो कि देखिए हमने बातचीत का रास्ता भी बंद नहीं किया है। बिल्कुल। जंग की तैयारियां तो संदीप जी जारी हैं। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बात की जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं,
जो वहाँ की सियासत को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हालात को भी देख समझ रहे हैं, उन लोगों से भी बात की तो वो यही कह रहे हैं कि जंग के मोड में तो है ईरान, सारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जो बात आपने कही कि एक झरोखा, एक छोटा सा एक झरोखा खुला रहना चाहिए बातचीत का, और इसी वजह से आईएए को आने दिया है। एक और उसकी वजह है, मैं वो बताऊंगा आपको कि क्यों नफरत करते हैं आईएए से इतना, लेकिन उससे पहले ये बात भी समझना चाहिए हमारे दर्शकों को कि ईरान पर लगे हैं प्रतिबंध, कुछ तो इसी वजह से लगे हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, इस आरोप में लगे हैं। तो ईरान अब चाहता है कि जब अमेरिका ये दावा करता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है, तो फिर आप आइए, देखिए, दुनिया को बताइए कि जब सब तबाह हो चुका है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटाइए। ये भी एक डिप्लोमेटिक, एक ईरान की चाल हो सकती है, एक नीति हो सकती है, ताकि वो प्रतिबंध हटें और जो आर्थिक तरक्की जो पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना करनी पड़ रही है, तो जाहिर से कोई भी देश ये चाहेगा कि वो सैंक्शंस हटें, और ये हो सकता है उसकी भी एक तरकीब ईरान ने निकाली हो। लेकिन जो बार बार जो आप जिक्र कर रहे हैं कि ये जो आईएए से जो नफरत है उसकी बुनियाद क्या है, थोड़ा दर्शकों को तफसील से समझाइएगा। 2015 में, 16 में, उसके बाद भी पिछले साल के, मतलब ट्रंप प्रशासन के पिछले दौर में आईएए के लोग आते रहे ईरान में, ईरान ने उनको खुला हाथ दिया, आइए देखिए हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा उनका दावा रहा। हमारा मकसद एक शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम है। लेकिन ईरान को इस बात का शक था कि उसके जो परमाणु साइंटिस्ट हैं, जो जौहरी साइंसदान हैं, उनको इस्राएल की खुफिया एजेंसी लगातार टारगेट कर रही थी, और बुरी तरह से टारगेट कर रही थी। कोई कार में जा रहा है, कोई अपने परिवार के साथ जा रहा है, अचानक हमला होता है, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। जिस हिसाब से मारे जा रहे थे परमाणु वैज्ञानिक, तो ईरान को एक शक था कि कहीं इसमें आईएए का हाथ तो नहीं, क्योंकि आईएए के लोग आते हैं और वो अपनी सारी सब कुछ खोल के दिखा देता है, अपने लोगों को उनके सामने रख देता है। तो ईरान ने एक चाल चली, ईरान ने कुछ ऐसे लोगों को कि जो वैज्ञानिक नहीं थे, साइंसदान नहीं थे, उन्हें वैज्ञानिक बताकर, उनके सामने न्यूक्लियर साइंसदान बताकर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बताकर आगे कर दिया, और कहा कि ये हमारे साइंटिस्ट हैं। ऐसा कई बार किया गया, अलग अलग लोगों को सामने लाया गया। उसके बाद आईएए के लोग चले जाएं, उसके बाद जब 6 महीने 8 महीने तक ईरान की एजेंसियों ने इंतज़ार किया, और क्या देखा कि ये रिकॉर्ड में है, ये बात सच है, देखा कि जिन लोगों को उन्होंने वैज्ञानिक बनाकर, परमाणु वैज्ञानिक बनाकर पेश किया था, उन पर तो हमले हो रहे हैं, जबकि वो वैज्ञानिक थे ही नहीं, नकली थे। तब ईरान को समझ में आया कि अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, जिनके लिए हमने अपने सारे दरवाजे खोल दिए थे, उन्होंने तो हमारा ही बड़ा नुकसान कर दिया। और कहीं ना कहीं ये आरोप ईरान लगाता है कि आईएए के लोगों ने अमेरिका और इसराइल के लिए मुखबिरी की। यानी कि अंपायर पर ही शक था कि जो अंपायर है वही कहीं ना कहीं मिला हुआ है। और ये बात जो आईएए के चीफ हैं उन पर तो खास तौर पे उनका नाम लेके बाकायदा जो ईरान के जो तमाम नेता हैं वो कहते हैं कि उन्होंने दरअसल इजराइल की एजेंसी मोसाद को, राफेल ग्रॉस उनका नाम है, हाँ। राफेल ग्रॉस के लिए तो ईरान में इस कदर नफरत थी अभी ये 12 दिनों की जंग के दौरान कि वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल जो पार्टियों के लोग हैं उन्होंने कहा भी था कि उनको तो गद्दार करार दिया जाता है, और अगर वो ईरान आते हैं किसी भी जांच के सिलसिले में या कभी भी नजर आते हैं तो उनको सजा दी जाएगी। इस कदर उनके खिलाफ माहौल। बिल्कुल, लेकिन देखिए यही है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, ये इसको विडंबना कह लें या आप कह सकते हैं कि जब आप एक विश्व में रहते हैं, एक राष्ट्र हैं, तो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम होते हैं उनको मानना पड़ता है। और शायद इसी वजह से एक बार फिर से इजाज़त दी गई है आईएए को कि वो ईरान में आए और जो तमाम जो परमाणु ठिकाने हैं उनकी जांच करे। और जो शक लगातार इजराइल और अमेरिका जाहिर करते हैं कि वो ईरान परमाणु बम बना रहा है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं बीच में मिस कर रहा था, ये जो परमाणु जो ठिकाने हैं ये नष्ट हो गए हैं। ईरान चाहता है कि दुनिया उस आईएए के जरिए ये जाने, अगर जैसा अमेरिका दावा करता है। लेकिन परमाणु ठिकाने और एनरिच्ड यूरेनियम ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल जी। कि आप ठिकाने देख लीजिए, उस तक नष्ट हो गए, उनको नुकसान पहुंचा, लेकिन जो एनरिच्ड जो यूरेनियम था जिसको लेके सारा बवाल था वो कहाँ है,
इसको लेके कुछ अता पता नहीं है, या इसको लेके कोई जानकारी जाहिर सी बात है ईरान की तरफ से नहीं आई। लेकिन उस वक्त जब ये जंग हुई थी 12 दिनों की, मतलब 22 जून तक, 13 जून से 22 जून तक, तो 22 जून के बाद कुछ उड़ती उड़ती खबरें आई थी कि ईरान ने जितना अपना एनरिच यूरेनियम बचा हुआ है उसने रूस भेज दिया है, या रूस ने अपने पास ले लिया है, और वहाँ पर उसका खबरें आती रही। उसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस तरह की खबरें आती रही। एक बात और थी, ये जो राफेल ग्रॉस, जिनसे कि ईरान को बहुत ज़्यादा नफरत है, उसकी वजह भी थी, अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से परमाणु ठिकानों पर हमला किया, और IAEA ने एक शब्द नहीं बोला। इस बात का ईरान ने उस वक्त भी कहा था कि आप ये कैसे भेदभाव कर सकते हैं, आप उसके एक अध्यक्ष हैं, आपको तो पूरी दुनिया के लिए बराबरी का जो है वो रखना पड़ेगा व्यवहार, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। जबकि इस रूप में निंदा की जा सकती थी कि अगर आपने किसी के परमाणु ठिकाने पर हमला किया और आपको शक था कि वहाँ एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर वो लीक हो जाए तो कितना भारी नुकसान, कितना बड़ा मानवता का नुकसान हो सकता था। तो ईरान का यही ऐतराज था कि कम से कम आप 2 शब्द तो कह देते कि अमेरिका और इस्राएल को नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजाल है कि आपने कहा। इस बात को लेकर ईरान में बहुत गुस्सा था। बिल्कुल, तो वही बात जो हमने पहले कही कि जब अंपायर ही मिला हुआ हो, अंपायर पर ही जब शक जाहिर किया जाए, तो स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या बनती है। लेकिन फिलहाल इसका जो इंटरप्रिटेशन है, जैसा इमरान ने बताया, वो इसी रूप में देखा जा रहा है कि ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत ईरान ने ये कदम उठाया है। दोनों दरवाजे वो चाहता है कि खुले रहें, एक तरफ युद्ध की तैयारी भी रहे, और दूसरी तरफ ये जो बातचीत का जो एक झरोखा, खिड़की, दरवाज़ा, कुछ भी आप कह लें, वो भी खुला रहे। तो इससे जुड़े जो अपडेट्स होंगे, लगातार लाइव हिंदुस्तान आपको मिडल ईस्ट की जो कवरेज है हम बहुत विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं, और आप बहुत पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं। तो इस पर्टिकुलर इवेंट को लेके, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लेके आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा, और इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दें, शुक्रिया।